हम लोगों का टॉपिक चल रहा है कॉलिजन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चल रहा था ना। कॉपी को बंद करो, बंद करो। ये जो हम लोग बताए थे, इस तरह से ये अल्फा है और एक पार्टिकल यू स्पीड से आ रहा है। यू अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा है और भी निकालना है। बीटा आपको बताना है और भी का वैल्यू बताना है। इनएलास्टिक कॉलिजन है। ये कृतांश बताइए। वो अभी पेज मत पलटिए श्रेया, श्रेया कॉपी मत पलटिए। अभी पूछ रहे हैं ना, तो कॉपी को बंद कीजिए। क्या चीज? भी कॉस बीटा बाय यू साइन अल्फा। कितना है? अरे यार, ये वैल्यू ई का वैल्यू हमारे पास नॉन क्वांटिटी यू है और अल्फा है, और ये इनएलास्टिक कॉलिजन है। तो इनएलास्टिक कॉलिजन है तो ई का ई तो निकालना पड़ेगा। ई किस टर्म में निकालेंगे? यही नॉन क्वांटिटी हमारे पास यही है, यू और अल्फा। भी का वैल्यू बताओ आफ्टर कॉलिजन। पेरेंट्स को भी अगर बैठाया जाए तो पता चल जाएगा उनका बच्चा को अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आता है। एक रोज स्टूडेंट को एक तरफ कर देंगे, एक तरफ पेरेंट्स को कर देंगे, और इसी तरह से 4 चैप्टर का फॉर्मूला पूछ लेंगे। इससे पता पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा जो मेरा बेटा कितना पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। आप बताइए। राइट, ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और टेन बीटा इक्वल टू होता है टेन अल्फा बाय ई। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन अल्फा बाय टेन बीटा। लेकिन हमको दिया रहता है बीटा तभी निकलेगा जब हमको ई मालूम रहेगा। तो टेन अल्फा बाय ई अगर करेंगे तो हमको बीटा निकलेगा। यही 2 रिजल्ट लिखा हुआ है। अब जरा कॉपी खोल के देखिए। मतलब अल्टरनेट डे पे क्लास होता है और सबसे लास्ट रिजल्ट यही ना है। यही एग्जाम्पल बताए थे। तो घर पे जब कॉपी रहेगा तो वहाँ कोई उल्टाएगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कॉपी बंद करो, उसके बाद तो इच्छा होता है जो कॉपी को उल्टा ही लें, नहीं तो जिंदगी ही पीछे छूट जाएगी। अगर नहीं उल्टाए तो गए।
घर पे कॉपी का कोई वैल्यू नहीं है, पड़ा हुआ है। कॉपी उठाएंगे तब जब फिर कोचिंग जाना होगा। आपका क्या हो रहा है? v का फॉर्मूला बोलो, इसकी वेलोसिटी कितना होगा? e क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल। अब देखिए यहां पे ये वेलोसिटी जब कॉलिजन नहीं हुआ था तो ये रेस्ट में था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u होगा। तो डिनोमिनेटर में तो u हो गया। कॉलिजन के बाद ये मोशन में आ गया, तो इसका ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा v नॉट कॉस थीटा, और एक इधर होगा, इस वेज का एक ये कंपोनेंट होगा v नॉट साइन थीटा। तो ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग जा रहा है, ये भी वेज का एक कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अलोंग इतना है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v प्लस v नॉट साइन थीटा, ये हो गया। अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो e का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा v प्लस v नॉट साइन थीटा। नोट कर लिए? समझ में आई या नहीं आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां लगाइए, दिमाग लगाइए, जो कल नेक्स्ट क्लास से पूछेंगे तो याद रहना चाहिए। और जो यहाँ पे आप आंसर नहीं देते हो तो क्या गारंटी है जो आप एग्जाम में जो है आप लिख पाओगे? यहाँ पे तो वो चीज पूछा जाता है जो जस्ट पिछले क्लास में हम पूछे हैं, और एग्जाम में तो 4 चैप्टर आएगा, 5 चैप्टर आएगा, तब क्या करेंगे आप? यहाँ पे तो वही ना पूछते हैं जो जस्ट पिछला क्लास में जो पूछा गया है। आइए वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। या इसी को कहते हैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। इसको हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं या वन डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं, जरा समझिएगा। ये इसका सेंटर को मिला दिए, दोनों के सेंटर को मिला दिए, और ये जो है स्ट्रेट लाइन होगा, इसको क्या कहेंगे? कॉमन नॉर्मल। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? कॉमन टेंजेंट। ये 1 है, ये 2 है,
इसका स्पीड है u1, इसका स्पीड है u2, इसका मास है m1, ये है m2। u1 जो है ग्रेटर देन u2 है, तभी कॉलिजन होगा। कॉलिजन के लिए ये कंडीशन है, ये है बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन दोनों पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है? अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों का सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। आफ्टर कॉलिजन भी अगर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन हो जाए तो ऐसे कॉलिजन को कहते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन या हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। ये हुआ V1, ये हुआ V2, ये 1 है, ये 2 है, ये M1 है, ये M2 है। यहाँ पे V1 पीछे पीछे है, V2 आगे है, तो V1 लेस देन V2 है। ये है जस्ट आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन, ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन। इसी को इनिशियल कंडीशन कहेंगे, इसको फाइनल कंडीशन कहेंगे। किसको? जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन। देखेंगे, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी of colliding bodies are same or in the same direction, before collision and after collision, and after collision. If the direction of velocities of colliding bodies are in the same direction, before collision and after collision, then the collision is said to be, then the collision is said to be then the collision is said to be one-dimensional elastic collision. और करके लिखिएगा, और हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अब आइए, यहां पे आपको क्या कहेगा निकालने के लिए वो समझिए। यहां पे देखिए, दोनों का मास दिया रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी दी रहेगी। आपको V1 V2 कहेगा निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कॉलिजन। हम लोग को बेसिकली V1 V2 निकालना है। लिखेंगे हेयर। अच्छा, ये कोई बताइए, आप लोग के स्कूल में ये V1 V2 का कैलकुलेशन करके निकाला है? लिखेंगे हेयर M1 M2 U1 and U2 are known, while V1 and V2 have to be calculated. ठीक है,
यहाँ पे देखिए लिखेंगे कैसे आप प्रूफ करना इसको निकालेंगे। देखिए लिखेंगे वी नो दैट collision is elastic, therefore initial momentum along common normal यानी x axis equal to final momentum along x axis। यह है इनिशियल मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम along x axis जस्ट बिफोर कॉलिजन और यह है जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो ये हो गया m1 u1, ये हुआ m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वेशन 1। लिखेंगे सिंस, लिखेगा ये कोफिशिएंट ई इक्वल टू क्या होगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, ये बता चुके हैं। ये केस पहला एग्जांपल यही था, v2 बाय बड़े में से छोटे को घटाना, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस ये लिखो सिंस कोफिशिएंट ऑफ लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये फर्स्ट एग्जांपल में यही बताए थे। उसके बाद लिखेंगे सिंस कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है, तो ई का वैल्यू क्या होगा, लिखेंगे सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक देयरफॉर ई इक्वल टू 1। तो यहां से हो गया v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, है ना। तो एक रिलेशन ये निकला। ठीक है, अब आइए देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m1, एक मिनट रुको, यही चीज ये कहां से लिखे, अभी आप लोग लिखिएगा मत। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किए, यहां पे u1 u2 मालूम है, v1 v2 अननोन है, तो यहां से m2 v2 को लिख दिया, क्या m1 v1 को इधर ले आया। अब यहां से v2 को या अच्छा v2 को एलिमिनेट करेंगे, अगर यहां से v2 को क्या लिखेंगे, एक मिनट रुको, अगर यहां पे हम m1 v1 लिखें, m1 v, तो यहां क्या हो जाएगा m2 v2। तो यहां से v2 को फ्रॉम इक्वेशन 2 v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा। तो हम v2 के जगह पे पुट कर देते हैं, तो u1 u2 तो पता है ही, v1 अननोन है, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 और इधर भी आ जाएगा v1, तो v1 निकल जाएगा। v2 को v1 के टर्म्स में लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस ये हो जाएगा m2 v2 कितना हो गया u1 माइनस u2 प्लस,
अभी लिखिए नहीं, जरा समझ लीजिए। हाँ, सब कुछ लिखा देंगे। अब आइए, हमको V1 निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस M2 V1, माइनस M2 V1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस M2 V1। अब आइए, ये M1 U1 है और यहाँ पे क्या होगा, माइनस M2 U1, U1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 U1, M2 U2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो M2 U2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तो 2M2 U2 हो जाएगा, M2 U2, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये वाला टर्म तो इधर ले आए, तो यहाँ से V1 ये हो जाएगा M1 M2, यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 बाय M1 प्लस M2 U2। V1 निकल गया, समझ आए। अब लिखिए, यहां तक लिख लिए हैं आप, हाँ, अब यहां से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन ए कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है, हाँ, उसको सिर्फ रीअरेंज किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। M1 V1 को लेफ्ट हैंड साइड रखे हैं और इसको राइट हैंड साइड ले आए, तो ये हो गया M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस, ओ सॉरी, हमको M1 यहां से इसको इधर ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड, M1 V1, हाँ, तो ये वाला टर्म इधर आ गया, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहां बीच में लिखेगा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन ए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी से, ओ सॉरी ए, इक्वेशन ए से V2 का वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला V2 का वैल्यू है U1 माइनस U2 प्लस V1, तुम बेटा लिखो, खाली देखते मत रहो। ये इक्वेशन में कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ V2 का वैल्यू इक्वेशन बी से पुट कर दिए हैं। M1 V1 है ही, M1 U1 है ही, M2 U2 है ही, माइनस M2 और V2 वहां से पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या किए, हमको V1 निकालना है, तो यहाँ पे V1 जो राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड लाएंगे, तो यहाँ से ये माइनस M2 V1 आएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, M2 V1 हो जाएगा प्लस, तो M1 V1 पहले से है और वो टर्म आ गया तो M2 V1 हो गया। अब यहाँ पे U1 वाला टर्म को कॉमन लेंगे तो M1 आएगा, यहाँ पे माइनस M2 आएगा, और अब U2 वाला टर्म है तो M2 U2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस M2 U2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2M2 U2, यहाँ पे सेम रहेगा तो V1 इतना हो जाएगा। फास्टली लिखिए। अब देखिए, जरा देखें आप,
जैसे हमको अगर ये V1 निकाल लिया, अब देखो इक्वेशन ए में अगर V1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो V2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे, हम निकालेंगे नहीं, आप खाली लिख लीजिए, हम आंसर लिख देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 in equation B, sorry, in equation A, we get putting the value V1 in equation A, तो क्या आएगा जरा उस चीज को समझिए। कैसे आंसर लिख रहे हैं, सिर्फ V1 याद रहना चाहिए, V2 कैसे याद रखेंगे वो समझिएगा। M1 को हम रिप्लेस करेंगे M2 से और M2 को रिप्लेस करेंगे M1 से, U1 को रिप्लेस करेंगे U2 से और U2 को रिप्लेस करेंगे। तो अब देखिए ये U2 है तो ये क्या होगा U1, तो फर्स्ट टर्म ये है M, ये हो जाएगा 2M1 बाय, नीचे तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा U1, और यहाँ U1 है तो ये U2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। कैसे इक्वेशन लिखा गया समझ में आया? M1 के जगह M2, M2 के जगह M1, U1 के जगह U2, U2 के जगह U1। If M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, दोनों कोलाइडिंग बॉडी का मास सेम है, तो V1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये तो 0 हो गया, ये कितना होगा 2M/2M, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू U2 और V2 इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2M/2M, कैंसिल, V2 इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, ये 1 है ये 2 है, क्या हुआ? ओ, ये U1 है ये U2 है, ये 1 है ये 2 है, तो V1 का वेलोसिटी किसका हो जाएगा? 1, दोनों का मास सेम है, तो क्या करता है, ये वेलोसिटी इसको दे देगा और ये वेलोसिटी इसको दे देगा, तो 2 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैंने इसका वेलोसिटी V2 का वेलोसिटी V2 हो जाता है ना, कॉलिजन के बाद 2 का वेलोसिटी क्या हो जाता है V2, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा U1, और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा V1, तो इसका V1 कितना हो जाएगा U2। मतलब इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो, एक मिनट 2 जो है अपना वेलोसिटी 1 को दे देगा, और 1 जो है अपना वेलोसिटी 2 को दे देगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा लिखिएगा, ये हुआ। इसी में जरा सा एक चीज और देख लो, अगर ये है, ये भी M, दोनों का सेम मास है, ये है मान लो U1 है U और U2 है 0, ये रेस्ट में है,
ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पर भी क्या होगा, दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो 1 जो है 2 को दे देगा और 2 1 को दे देगा, तो 1 जो हिट करेगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा, V1 0 हो जाएगा, और V2 जो 1 का वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से मूव करेगा। समझ में आई? लिख लीजिए इसको भी। यहां पर भी है, यहां पर भी है वेलोसिटी एक, velocity exchange between them when m1 equal to m2. मास इक्वल होना चाहिए। सेकंड में आइए, सेकंड में देखिए, M1 जो है, M1 को कहते हैं, मतलब ये है, सॉरी, अभी M1 छोटा है, तो ये M1 है और ये M2 है। ये U1 वेलोसिटी है इसका, और इसका ये रेस्ट में है, U2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन है, ये है चूहा, ये है हाथी। हाथी मेरे साथ, इसका 100 ग्राम, इसका 10 क्विंटल, तो 10 क्विंटल में 100 ग्राम जोड़ेंगे तो कोई फर्क आएगा? नहीं है। या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कोई आएगा? फर्क नहीं है। तो V1 कितना होगा वो देख, ये तो 0 है U2, यहां पे देखो, यहां पे कितना हो जाएगा, M1 घटाओगे M2 में, M2 बहुत बड़ा है, तो ये हो जाएगा -M2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर भी हाथी के मांस में 100 ग्राम जोड़ोगे, कोई फर्क नहीं आएगा, U1, मतलब V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -U1। मतलब कॉलिजन के बाद का स्थिति देखो, चूहा जो है स्पीड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यह है बिफोर कॉलिजन, यह है आफ्टर कॉलिजन। और आप देखेंगे जिसका मास हैवियर होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। हाथी सो रहा था तो सो ही रहा है। देखो ये U2 0 है तो ये तो 0 हो गया। अब यहां पे देखो M1 2M1 है और नीचे में M2 है, तो M1 प्लस M2 तो M2 होगा, तो 100 ग्राम बाय 10 क्विंटल क्या होगा, नियरली 0। तो V2 क्या होगा, 0। मतलब हाथी रेस्ट में पहले था, अभी भी रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन चूहा जिस स्पीड से हिट करेगा उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा। हाथी को हम लोग एक तरह से वॉल समझ सकते हैं। हाथी इज ट्रीटेड एज ए वॉल ऑफ मास इंफिनिटी। हाथी को वॉल समझ सकते हैं। एक चूहा अगर वॉल को हिट करेगा,
हम मानते हैं जो उसकी अभी आयु है, हाँ, अगर जीवित रहा तभी तो पीछे जाएगा, ऐसा, हाँ, नहीं वहीं पे घोलट जाएगा तब तो दिक्कत। ठीक है, तो इसको जो हिट करता है ना, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल बॉडी। प्रोजेक्टाइल बॉडी जो हिट करता है, और जिसको हिट करता है वो कहलाता है टारगेट बॉडी। बिलियर्ड्स खेलते हैं तो वहां पर भी इसको टारगेट ही कहते हैं, और इसको क्यू कहते हैं। जिस बॉल से हिट करता है इस बॉल को क्यू कहते हैं बिलियर्ड्स में, और इसको टारगेट ही कहते हैं। माइंड में सेट हुआ, फॉर्मूला को छोड़िए, फॉर्मूला अपनी जगह पे रहने दीजिए। माइंड में सेट हुआ, अगर चूहा अगर हाथी को हिट करेगा, हाथी रेस्ट में है, तो वो हाथी रेस्ट में ही रहेगा, मतलब मैसिव पार्टिकल में कोई फर्क नहीं आता है कभी भी। लेकिन अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो सेम स्पीड से बैक होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड। इतना बार बोलते हैं हम, फिर भी जो है बच्चे गलती कर देते हैं। मेडिकल वाले को पढ़ा है, आज था एग्जाम आकाश में, ये आप लोगों को भी सर्कुलर मोशन में बताए हैं, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। श्रेया, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। आप बताओ कैसे? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो उससे एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, ये बात तो नहीं है। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होता है। तुम बताओ कैसे, क्या डायरेक्शन वाला? वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसका आंसर नहीं है ये। तो हुआ बताइए क्या होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। क्या होता है कांस्टेंट? तुम बताओ। कुछ नहीं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही गलती करके आया है, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। अब इसमें समझाने की क्या बात है, 20 बार बताए हैं और लिखाए भी है कॉपी में। यहाँ पे पार्टिकल है तो ऑलवेज सेंटर के तरफ होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो उसका डायरेक्शन ये हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करता है। ये 3 साल पहले मेडिकल में मेडिकल में भी पूछा गया है, और हमने जब पढ़ाया था 11th में तब भी ये इसी तरह से बोला था, और आपके कॉपी में भी लिखा हुआ। अगर सर्कुलर मोशन का है तो देख लीजिए लास्ट में क्या लिखा है, v² निकालने के बाद लिखवा है या नहीं, जरा देखिए किसी के पास है नोट, सर्कुलर मोशन निकालिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन का जहाँ पे निकालें, एक्सेलरेशन का तो निकाल गया, यही है ना? हाँ, नोट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बट v एंड a आर क्या है?
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल ये चीज नहीं बताता है। वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। चलिए थर्ड में आइए। समझ लिए बेटा कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाई हो रहा है। नेक्स्ट में देखो, इफ M1 मतलब प्रोजेक्टाइल बॉडी जो है यहाँ पे बहुत हैवियर है और टारगेट बॉडी लाइटर है, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ही है हाथी, ये M1 है, और टारगेट बॉडी जो है ये चूहा है, ये है U1 और ये है U2। तो क्या होगा कॉलिजन के बाद, सो देखिए इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, हाथी के वेलोसिटी में कोई चेंज, लेकिन ये जो चूहा है ये हाथी का जितना वेलोसिटी था ये रेस्ट में है। चूहा क्या है, रेस्ट में था। अब क्या करेगा, ये हाथी का जो वेलोसिटी है उसके वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब अगर चूहा जीवित रहा तो दोनों की मुलाकात जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, अगर समाप्त हो गया तब तो कोई बात ही नहीं। इसको मैथमेटिकली भी समझाया जा सकता है जैसे अभी हम समझा रहे हैं इसको, लेकिन माइंड में सेट कीजिए तो ज्यादा बेटर है। Velocity of heavier body does not change. हैवियर बॉडी का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता है। तुम लोग MCQ नहीं करते हो, बनाते नहीं हो क्वेश्चन, घर पे 20-25 ठो एक चैप्टर से बनाना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। किसी भी से करो तो क्वेश्चन मिलेगा। और 183 वाला उसमें इस तरह का फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसके लिए एक्सेलरेटर है। थ्योरी तो जो है उसकी बात मैं नहीं करता। NCERT का जितना क्वेश्चन है वो है, एग्जाम्पलर NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, IT मेंस एडवांस का क्वेश्चन है, नीट का है, एम्स का है, इतना क्वेश्चंस भी है, समझे कि नहीं। और ऑब्जेक्टिव से लेकर के 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सभी का क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से हमने तो मैं शुरू में ही सभी बच्चे को लिखा था। 183 तो इसलिए दिया गया है ताकि आप अपना मतलब जेई के लिए है वो, लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन आपको डीसी पांडे में भी नहीं मिलेगा। ऑल इन वन का फिजिक्स उससे होगा, लेकिन तुमको एक्सेलरेटर खरीदना ही है जिसके पास नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये वॉल है, ये वॉल जो है 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। वॉल समझो या हाथी समझो, जो समझो, और एक पार्टिकल है जो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है।
मतलब इसका इसका मास कितना मानोगे? वॉल का मास क्या मानोगे? इन्फिनाइट मास। हाँ, तो ये अभी कॉलिजन होगा तो लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन। फाइंड द वेलोसिटी, ये वॉल है, फाइंड, ये पार्टिकल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन। किसी का निकला? यह है बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद क्या होगा? वॉल के वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? तो इसका तो 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और पार्टिकल जो है मान लो v वेलोसिटी से रिबाउंड किया। अब हमको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? u प्लस v, 2 माइनस v। अरे ये आगे है कि ये आगे है? ये आगे है तो इसकी वेलोसिटी अधिक ना होगी। अगर कम होगा तब तो क्या होगा? तब तो इसके साथ साथ ही आएगा, v माइनस 2, और यहां पे ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है 2 प्लस 4। और ये इलास्टिक कॉलिजन है। कैसा कॉलिजन है? इलास्टिक है, तो ई का वैल्यू क्या होगा? तो v माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ? 6। v इक्वल टू कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 होगा 6, हाँ। एक ये मैथमेटिकली नोट कर लिया आप लोगों ने। अब थ्योरेटिकली जरा समझिएगा, जो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसको कहते हैं। क्या करना है? सो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये रेस्ट में है, तो अगर ये हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाथी अगर करेगा तो इसका, ये रेस्ट में है तो ये 2 है तो इसका 4 हो जाएगा। 4 हो गया प्लस। अब एक बार इसको रेस्ट में कर दो, और ये 4 वेलोसिटी से है, ये अगर इसको हिट करेगा तो 4 हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसको रेस्ट में कर दो। अगर ये u वेलोसिटी से हिट करेगा तो u स्पीड से ही रिबाउंड होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 4 ही होगा। समझे? एक बार पार्टिकल को रेस्ट में कर दीजिए, हाथी हिट किया। एक बार वॉल को, हाथी को रेस्ट में कर दीजिए, पार्टिकल हिट किया। दोनों को दो ऐड कर दीजिए। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नहीं समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बना लीजिए। समझ में आई? नहीं आई? एकदम दिया रहेगा कॉलिजन इलास्टिक है। तब कहाँ पे नहीं बोले तो इसका मतलब इलास्टिक होगा। अगर इन इलास्टिक होगा तब ई के बारे में बोलना होगा और ई का वैल्यू भी देना होगा। लेकिन वहां पे मेंशन कर दीजिए एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन, ब्रैकेट में लिख लो इलास्टिक। हाँ, अगर इन इलास्टिक होगा तो ई देना अनिवार्य हो जाएगा, और ई का वैल्यू दे देगा तो तुम खुद समझ जाओगे। अब जरा देखो,
ये है M1, ये है M1, ये है M2, ये है U1, ये है U2, 0। ये है M1, ये है M2, ये है V1, ये है V2। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने V1 निकाला था, V1 हो जाएगा M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1, U2 वाला 0 हो जाएगा, V2 ये हो जाएगा 2M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2, दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, देख लीजिए पता चल जाएगा। फिगर बनाइए और लिखिएगा एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में यही थ्योरी थोड़ा डिटेल में दिया है, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहोगे तो ये तो रेस्ट में है, तो इसके ही पास है, तो इसका हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ये है सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। तो फर्स्ट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ M1 U1 का स्क्वायर। इसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई, इसका 0 था तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी गेन किया, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लॉस क्या हुआ कि गेन हुआ, लॉस हुआ। तो यहां पे हम लिखते हैं 1 का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना होगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, F, इसको ये कह रहे हैं F1 कह रहे हैं, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी, प्रोजेक्टाइल बॉडी। फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस मतलब इसका बाय इसका फ्रैक्शन, मतलब 1 का फाइनल बाय 1 का इनिशियल। इस लाइन को ठीक से याद रखोगे, फ्रैक्शनल के बाद काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फ्रैक्शनल लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ जो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, और ये लॉस तो हो ही रहा है, देख ही रहे हो। अब देखो ये कितना होगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर बाय हाफ M1 U1 स्क्वायर, तो हाफ M1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 बाई U1 स्क्वायर। V1 बाई U1 कितना होगा, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2, तो इसको क्या लिखोगे, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर।
अब ये कितना फ्रैक्शनल, अब लिखो F2 फ्रैक्शनल kinetic energy gained by target body, तो ये हो जाएगा 1 माइनस F1, तो 1 माइनस हो जाएगा ये इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। ये जाएगा तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab, तो ये होगा 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, आप अगर m1 m2 सेम इक्वल हो जाए, नोट में लिखोगे इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 100% लॉस हो जाएगा। तो F1 कितना हो जाएगा? 0, एंड F2 कितना होगा? ये m प्लस m, 2m का स्क्वायर तो 4m स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 4m स्क्वायर, तो ये 1 होगा, मतलब 100%। मतलब ये इसको हिट करेगा। अगर मास सेम होगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, मास सेम रहता है तो क्या होता है, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये उसी के वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब ये अपना 100% एनर्जी लॉस कर जाएगा। समझ में आई? तो इलास्टिक कॉलिजन में 100% एनर्जी लॉस कब होगा? सिस्टम का तो लॉस कभी नहीं होता है, कोलाइडिंग पार्टिकल का एक का लॉस होगा तो दूसरे का गेन होगा। तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल दोनों का मास सेम होना चाहिए और टारगेट बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, तब जब कॉलिजन होगा तो प्रोजेक्टाइल बॉडी रेस्ट में आ जाएगा और टारगेट बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो एक 100% लॉस करेगा, एक 100% गेन करेगा। तो आज की कहानी यही रहने देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको ये खत्म हो जाएगा।